दोस्तों नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट कर लिया है। कारण बहुत सिंपल है कि जो लीकर पॉलिसी बनाई गई थी और जिस तरह से पॉलिसी बनाने में घपला किया गया, उसका परिणाम है कि आज वर्चुअली 3 नेता जो आम आदमी पार्टी के मंत्री भी हैं, वो जेल में। अब लॉजिकल सवाल लोगों का ये उठ रहा है कि केजरीवाल का क्या होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री वो हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया वो हैं और बहुतों का ये कहना है कि मास्टरमाइंड भी शायद वही होंगे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या घटनाक्रम होता। दोस्तों, इस बात को हमें समझना होगा कि कोई भी पॉलिसी अगर बनती है तो उसका कोई ना कोई तो सूत्रधार होता है। आज केजरीवाल साहब से सिर्फ एक ही सवाल है, क्या केजरीवाल साहब ये बताने का कष्ट करेंगे कि पुरानी लीकर पॉलिसी को हटा के नई लीकर पॉलिसी लाने का विचार या आइडिया किसका था? क्योंकि ये बात तो ना कोई वकील कोर्ट में या ईडी को बता रहा है और ना जितने अरेस्टेड मंत्री हैं या आपके कार्यकर्ता हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। तो क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आप हैं और भारत सरकार की संसद के द्वारा पारित, अगर हम ये कहें कि जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 जो दिल्ली सरकार के लिए भारत के राष्ट्रपति जी ने घोषित किया है, उसका पैरा नंबर 8 बहुत क्लियरली ये बोलता है कि चीफ मिनिस्टर के बगैर दिल्ली की सरकार में पत्ता भी नहीं हिल सकता। दोस्तों, आपके लिए वो पैराग्राफ मैं पूर्ण रूप से पढ़ देता हूं। पैरा 8 ये बोलता है, all proposals referred to in the schedule shall be submitted to the chief minister after consideration by the minister in charge with a view to obtain his orders for the circulation of the proposal under rule 9 or for placing it for consideration of the council। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज जो शेड्यूल में दी गई है बगैर चीफ मिनिस्टर के उस पर कार्रवाई हो नहीं सकती, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नहीं भेजा जा सकता, उस पर कानून नहीं बन सकता। ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बोलता है। दोस्तों, ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स दिल्ली या एनसीटी दिल्ली अगर आप लिखेंगे आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये करीब 21 पेज का डॉक्यूमेंट है, छोटा सा डॉक्यूमेंट है, आप भी पढ़ सकते हैं। अब शेड्यूल क्या बोलता है जो पैरा 8 में लिखा हुआ है, जो रूल है, रूल 8 जिसको हम कह सकते हैं, वही कहता है कि प्रपोजल फॉर, उसमें जो 19 पॉइंट है शेड्यूल में, उसमें पॉइंट नंबर 4 जो है वो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 4, 5, 6 जो रिलेवेंट है 19 में से वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 है, प्रपोजल्स फॉर द इम्पोजिशन ऑफ ए न्यू टैक्स और एनी चेंज इन द मेथड ऑफ असेसमेंट और द पिच of any existing tax or land revenue or irrigation rates। अब जिस तरह से L1 जो लाइसेंस होल्डर्स थे उनकी कमीशन को 12% तक बढ़ा दिया गया, ये बगैर चीफ मिनिस्टर के कंसेंट के और परमिशन के नहीं हो सकता है एज पर रूल्स। तो क्या केजरीवाल साहब ये बताना चाहेंगे कि जो नई लीकर पॉलिसी में 12% टैक्स या जो कमीशन बनाया गया, जिससे राज्य के रेवेन्यू का नुकसान होगा? मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 2 रिपोर्ट्स हैं जिनको हमें समझना होगा इस पूरे कार्यक्रम में, और मैं आपके सामने वो कागज रखा। एक ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी, जो ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी है, 3 अधिकारियों के नाम यहां है। इन्होंने ये कहा था कि L1 रिपोर्ट, जो L1 लाइसेंस है, वो सरकार को अपने पास रखने चाहिए, नहीं तो जो प्राइवेट सेक्टर में L1 लाइसेंस होल्डर हैं और जो रिटेल वेंडिंग करेंगे, अगर सब कुछ प्राइवेट में चला गया तो सरकार को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा कि कितना लीकर दिल्ली में बिका, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि जो होलसेल ट्रेडर है और जो रिटेल ट्रेडर है वो आपस में कनाइवेंस करेंगे और दिल्ली के राजस्व को घाटा होगा।
ये बहुत क्लियर वार्निंग उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में दी थी और बकायदा उन्होंने इसमें कहा था, अगर मैं आपको ये पढ़ के बता दूं कि इस पूरे प्रोसेस में पेज नंबर 7 पे पहला पैराग्राफ उन्होंने कहा था कि मैन्युफैक्चरर्स मे बी एबल टू एक्वायर रिटेल लाइसेंस थ्रू प्रॉक्सी ओनरशिप in the existing system. This likely dual ownership facility and makes it possible to exploit the huge incentive to cheat, and in practice it is extremely difficult to ensure that Rule 35 is followed. Rule 35 of Delhi Excise Policy. तो बहुत क्लियरली जो अधिकारियों की कमेटी थी उसने वार्निंग दी। तो कहने का मतलब ये है कि 12% का कमीशन क्या केजरीवाल साहब बताने का कष्ट करेंगे कि ये प्रपोजल किसका था, क्योंकि बगैर चीफ मिनिस्टर के, जैसा हमने कहा रूल नंबर 8 के हिसाब से आपकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना होगा कि अगर मान लीजिए कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पे ऐतराज उठाया, उस समय सिसोदिया साहब थे, proposal for reappropriation to which the consent of the finance minister is required and has been withheld. अगर फाइनेंस मिनिस्टर से कंसेंट आपको चाहिए था, वो विदहेल्ड किया जा सकता है, वो भी आपकी परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। उसके अलावा जो एलिजिबल नहीं थे, जो ब्लैक लिस्टेड वेंडर थे, उनको करीब 133 करोड़ रुपए वापस किए गए थे। और ये भी कहा गया था, और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है समझना कि पॉइंट नंबर 18 ये बोलता है, एनी प्रपोजल टू रिकवर और टू वेव ऑफ द रिकवरी ऑफ द पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट, वो भी बगैर चीफ मिनिस्टर के नहीं होगा। तो जिनको एयरपोर्ट अथॉरिटी से लाइसेंस नहीं मिला था, आपने उनकी जो फी थी या जो अर्नेस्ट बनी थी वो वापस करी, क्या वो भी केजरीवाल के कंसेंट से हुआ था या नहीं हुआ? दोस्तों, कुल मिला के बात इतनी सी है कि क्या केजरीवाल साहब ये बताने का कष्ट करेंगे कि लीकर पॉलिसी किसका आइडिया था? क्योंकि अभी तक जितने भी वकील, चाहे वो सतेंद्र जैन के हों, मनीष सिसोदिया के हों और अब संजय सिंह के, कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि ये आइडिया किसका था। क्या ये कलेक्टिव विजडम था? अगर कलेक्टिव विजडम था तो सब गुनहगार हैं, लेकिन किसी एक ने तो प्रपोज किया होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है और इस बात को समझना होगा कि सारे वकील हर तरह की दलील दे रहे हैं, लेकिन सिसोदिया का वकील ये नहीं बोल रहे हैं कि साहब सिसोदिया तो मंत्री थे, वो मुख्यमंत्री के आदेश का पालन कर रहे थे। ये आज तक नहीं बोला। इसका मतलब ये हुआ कि क्या सिसोदिया ने अपनी तरफ से पॉलिसी बनाई और चीफ मिनिस्टर को अंधेरे में रखा? अगर चीफ मिनिस्टर को अंधेरे में रखा और जब चीफ मिनिस्टर को ये पता लगा कि इस तरह की डिफेक्टिव पॉलिसी बन गई है, तो सिसोदिया को मंत्रिमंडल से क्यों नहीं निकाला गया? इसका मतलब ये है कि जिस तरह की पॉलिसी बन रही थी उसमें केजरीवाल साहब पूरी तरह से सम्मिलित थे। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और मेरा जो लॉजिकल क्वेश्चन है कि इस पूरी पॉलिसी का सूत्रधार कौन था, अभी वो पकड़ में नहीं आया, उसका खुलासा किसी ने नहीं किया है। तो एक सवाल सिसोदिया से, सतेंद्र जैन से, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, कि इस पूरी पॉलिसी का सूत्रधार कौन था? क्या इसमें केजरीवाल का कंसेंट था? क्या केजरीवाल ने यह कहने की कोशिश करी कि 12% ज्यादा है या कम है? क्या केजरीवाल साहब को यह पता था कि यह पॉलिसी पहले लीकर लॉबी को दे दी गई थी, उसके बाद ये विधानसभा में पास हुई, उसके बाद ये एलजी को दी गई? क्या केजरीवाल साहब इन बेसिक सवालों का खुलासा करेंगे? क्योंकि ये चीजें तो जो अप्रूवर बने हैं, जिनको अरेस्ट किया है सीबीआई और ईडी ने, उन्होंने कबूल कर लिया है कि ये पॉलिसी की कॉपी हमें पहले मिली थी। तो क्या केजरीवाल साहब ये बताने का प्रयास करेंगे कि क्या उनके पास ये जानकारी थी? और अगर उनके पास ये जानकारी थी तो उन्होंने अपने मंत्रियों को रोका क्यों नहीं? या
उनके मंत्रियों ने केजरीवाल के डिक्टेट को ओवररूल किया और केजरीवाल को इग्नोर किया। क्या ये सच है? तो दोस्तों, एक ही सवाल अब घूम फिर के सामने आता है, ये पॉलिसी का मास्टरमाइंड कौन था? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। सारे एविडेंस, आसपास के लोग, सब लोगों को ईडी और सीबीआई ने घेरा है, लेकिन ना तो कोर्ट में इस बात का सवाल उठाया गया है कि इस पॉलिसी का मास्टरमाइंड कौन था, ना जो अरेस्टेड मंत्री हैं उनके वकील ये बात कहने को कोर्ट में तैयार हैं कि इसमें केजरीवाल का रोल क्या था। कहीं पे भी, आप ध्यान से देखिएगा, कहीं पे भी अभिषेक मनु सिंघवी साहब और उनकी टीम केजरीवाल का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या बगैर चीफ मिनिस्टर के पॉलिसी बन सकती है? चीफ मिनिस्टर की क्या भूमिका रही, इस पे ना तो अभी तक कोर्ट में किसी ने सवाल उठाए हैं, ना वकीलों ने दलील दी है, ना ईडी की तरफ से कोई जानकारी आई है, ना सीबीआई की तरफ से जानकारी। तो इस पूरी लीकर पॉलिसी में चीफ मिनिस्टर का क्या रोल था, ये मूल सवाल है। इसके जवाब का इंतजार हमें रहेगा। आपका क्या कहना है दोस्तों कि इस पॉलिसी के पीछे कौन था, किसकी सोच थी ये पॉलिसी? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका असेसमेंट हो सकता है, शायद आपके पास प्रूफ हो, मुझे नहीं पता। मेरे पास प्रूफ नहीं है, इसीलिए मैं सवाल बार बार उठा रहा हूं कि आफ्टर ऑल दिल्ली लीकर पॉलिसी का मास्टरमाइंड कौन था? सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा। आप अपने विचार रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक वंदे मातरम।